Hello guys, greetings to all. Today we are going to take chapter 5 of history, different ways of life. In this chapter we are going to learn about coming of the Aryans, literary sources of how the life in Vedic period or early Vedic period, later Vedic period, Chalcolithic culture, megalithic burials and all that. Okay? So in earlier chapters, we have already studied about how the Stone Age has been divided in three parts: Paleolithic, Mesolithic, Neolithic. How the people are living Neolithic ages, what are the new cities, all that. Okay, so in this chapter, we got the we got the idea about how the Aryans or Indus Valley civilization, after the decline of the civilization of Indus Valley, how Aryans came through India and how they live and what are the changes or major changes they make on Indian culture. Here is the starting of the chapter. The decline of Indus Valley civilization was followed by the coming of the Aryans in north and northwest India around 1500 BC. तो जो आर्यंस हैं वो इंडिया के अंदर आए थे 1500 BC के अंदर, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट से इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिक्लाइन होने के बाद में। जो पिछला जो चैप्टर था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि भाई कई सारी थ्योरीज दी गई हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन या समाप्त होने के पीछे। उनमें से एक थ्योरी ये भी थी कि भाई जो आर्यंस है वो इंडिया आए थे और यहाँ आने के बाद में उन्होंने यहाँ के लोगों को जो है शायद अपना लेबरर बना लिया हो, मजदूर बना लिया हो, या फिर यहाँ से भगा दिया हो, ये एक रीज़न था। तो इस तरीके से जो है इंडिया के अंदर एंटर करते हैं आर्यंस। ये जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर एंटर करते हैं हिंदू कुश माउंटेन्स से। हिंदू कुश माउंटेन जो है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के पास में है। ये जो है सेंट्रल एशिया से ट्रैवल करते हैं और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहुंचते हैं, जहाँ ये सबसे पहले सेटल करते हैं पंजाब में, जिसको जो है सप्त सिंधु या 7 रिवर्स की लैंड बोलते थे उस वक्त। जो 7 रिवर्स यहाँ पे फ्लो करती थी उसके अंदर इंडस या सिंधु रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज थी, जिसके अंदर पंजाब, जो कि पंजाब के थ्रू फ्लो करती थी, जिसके अंदर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलेज जो है वो इम्पोर्टेंट थी। जो सबसे ईस्ट रिवर थी वो सतलेज जो है, सतलेज रिवर जो है वो सरस्वती के साथ में जो है प्लेन्स ऑफ हरियाणा और पंजाब के अंदर फ्लो करती थी। आर्यंस जो है उन्होंने वेद जो है वो कंपोज किए थे, जो कि सबसे ज़्यादा एनिशियंट लिटरेरी सोर्सेस में से एक माने जाते हैं। जो पीरियड था वेदों के टाइम का, यानी जिस पीरियड में वेद लिखे गए थे, तो उस पीरियड को बोलते हैं वैदिक एज। तो जो नॉलेज है हमारे को आर्यंस के बारे में, जो इतनी भी जानकारी हमारे को मिलती है वो मिलती है ऋग्वेद से। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारा वेदास से। आप लोगों ने जो है वेद और इनके बारे में कई बार सुना भी होगा। वेद जो है वो 4 होते, बेसिक आपको बता देता हूँ आइडिया कि वेद जो है वो 4 हैं। सबसे ओल्डेस्ट ऋग्वेद, उसके बाद में जो है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये जो है 4 वेद हैं टोटल। और इनसे हमारे को जो है वैदिक कल्चर और आर्यंस के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप दे रखा है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो सब सिंधु रिवर वाला जो एरिया है ये अर्ली वैदिक सेटलमेंट का है, और जो ग्रीन वाला है वो है लेटर वैदिक सेटलमेंट्स। और माइग्रेशन हुआ है लोगों का वहाँ से सप्त सिंधु से इस तरफ। ओके, तो चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है हमारा वेदास। तो जो वर्ड है वेद, इसका मतलब होता है नॉलेज या विजडम, और ये संस्कृत वर्ड विद से डिराइव किया हुआ है, जिसका मतलब होता है कि जानना, टू नो। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो वेदों की कलेक्शन है वो हाइमन्स और सूक्त के अंदर है, यानी जो वेद जो है इनको श्लोक या दोहों के रूप में लिखा हुआ है। ये हाइमन्स जो हैं ये डिफरेंट सागास के अंदर लिखी हुई है, और किसी एक ही व्यक्ति का काम नहीं है, कोई एक ही ऑथर नहीं है, इनका अलग अलग लोगों ने जो है अलग अलग पीरियड्स में इनको लिखा है। जो ओरिगन्स हैं उस ओरिगन के आधार पे, तो ओरिगन के बेसिस पे वैदिक टेक्स्ट जो है उनको 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। एक है अर्ली वैदिक फेज या फिर ऋग्वेदिक पीरियड बोलते हैं जिसको, जो कि 1500 से 1000 BC के बीच का है, जिस टाइम पीरियड के अंदर ऋग्वेद जो है वो लिखा गया है। और जो लेटर वैदिक पीरियड वो 1000 से 600 BC के बीच का है, जिसके अंदर बाकी के 3 वेद जो हैं वो कंपोज किए गए। तो इस तरीके से वैदिक जो पीरियड है या वैदिक टाइम जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक फेज और लेटर वैदिक फेज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेदा के बारे में। ऋग्वेद जो है वो अर्लीस्ट वैदिक लिटरेचर है, जिसके अंदर 1028 हाइमन्स है और जो 10 बुक्स के अंदर डिवाइडेड है।
उन 10 बुक्स को जो है मंडलास बोलते हैं। इसके अंदर जो अलग अलग गॉड्स हैं, अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य, इनके लिए जो है प्रेयर्स को लिखा गया है। कलेक्शन जो है वो इनके प्रेयर्स का, इन भगवानों की पूजा करने के लिए आरतियाँ हैं। नेक्स्ट है हमारे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो बाकी तीनों जो वेद है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए थे। सामवेद जो है उसके अंदर ट्यून्स है, यानी संगीत जो है वो दिया गया है। जितने भी ऋग्वेद के अंदर हाइमन्स है उनको किस तरीके से ट्यूनेमेटिक बनाया जाए, यानी किस तरीके से संगीत में किया जाए, वो सामवेद के अंदर दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसकी जड़ें भी सामवेद के अंदर से ही आती है। यजुर्वेद जो है उसके अंदर वो रिचुअल्स और सेरेमनीज बता रखी हैं जिनको परफॉर्म किया जाता था। जो सेक्रीफिशियल प्रेयर्स होती थी, यानी जो पूजा पाठ है उसके अंदर कौन कौन सी पूजा या विधियाँ होती थी, वो सारी दी गई है हमारे को यजुर्वेद में। जो अथर्ववेद जो है उसके अंदर एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, सर्टेन ब्रांचेज हैं आयुर्वेद की, और उसके अलावा जो है मैजिकल स्पेल्स और चार्म्स के साथ में भी इसका जो है व्यवहार, यानी जो अथर्ववेद है इसके अंदर आयुर्वेद जो है उसके बारे में जानकारी मिलती है हमारे को। जो मैजिक है, जादू टोना, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। और ये जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के अलावा और भी जो है लिटरेचर लिखा गया था वैदिक पीरियड में, तो उसको डाला जाता है अदर वैदिक लिटरेचर टॉपिक के अंदर। अदर वैदिक लिटरेचर के अंदर जो है ब्राह्मणास, उपनिषद और आर्यंकास, ये तीन चीज़ें जो हैं टेक्स्ट वो इंक्लूड की जाती हैं। जो ब्राह्मणास जो हैं वो कमेंट्रीज है वैदिक हाइमन्स के ऊपर, यानी जो वैदिक हाइमन्स थे उनके ऊपर जो है कुछ कुछ बातें लिखी गई हैं जो डिस्क्राइब करती है उन सभी सेक्रीफाइसेस का जो कि इन हाइमन्स के अंदर दी गई हैं, या और उनको करने का कौन सा करेक्ट प्रोसीजर्स होता है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं ब्राह्मणास के अंदर। जो उपनिषद है वो एसेंस है वेदास का, और जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है वेदास का उसको एक्सपाउंड करती है। जो उपनिषद है उनको जो है वेदांत भी बोलते हैं या फिर एंड ऑफ वेदास भी बोलते हैं। आर्यंकास जो है ये फॉरेस्ट बुक्स हैं, ये फोकस करती है फिलोसॉफी और स्पिरिचुअलिज्म पे। तो इस तरीके से जो है ये अदर वैदिक लिटरेचर के अंदर आता है। तो जो ये पीरियड है वैदिक पीरियड, इस वैदिक पीरियड के बारे में हमको कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल सोर्स है जिनकी मदद से जानकारी होती है। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है हमारे पास में वो है इन फॉर्म ऑफ पोट्री। पोट्री जो है उससे हमारे को काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाता है उस वक्त की सोसाइटी का और रिलीजन का जो प्रैक्टिस किया जाता था। एक्सकवेशन जो है वो हस्तिनापुर और अतरंजी खेरा जो है वहाँ पे हुई। वहाँ पे जो पोट्री मिली है वो पेंटेड ग्रीन वेयर की है, और दूसरी टाइप की जो पोट्री मिली है हमारे को वो ब्लैक और रेड वेयर की है, जो कि गंगा वैली जो है उसमें कई सारी जगहों से मिली है। इन दो टाइप की पोट्री से हमारे को उस वक्त के लोगों की लाइफ स्टाइल के बारे में पता चलता है। जो लेटर वैदिक पीरियड है उसके अंदर आयरन का यूज़ जो है मेक टूल्स बनाने के लिए भी किया जाता था। आयरन जो है वो ब्रॉन्ज और कॉपर से हार्ड होता है, तो इसको जो एग्रीकल्चर टूल्स जैसे सिकल्स, प्लोस, स्पेड्स, सॉल्स, इनको बनाने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो जो यूज़ है आयरन इम्प्लीमेंट्स का वो 1000 BC से पुराना माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि भाई जो आयरन है उसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया था एग्रीकल्चर को, यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया था। क्योंकि प्लोस जो हैं वो पहले लकड़ी के या दूसरे चीज़ों के बनते थे तो वो उतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे। आयरन जो प्लोस है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करने लगे। साथ ही आयरन प्लोस की मदद से जो किसान है वो ज़मीन को ज़्यादा गहरा खोद सकते थे, उसकी वजह से फसल जो है वो भी अच्छी होती थी, मिट्टी को भी जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशंस और वो सब चीज़ें सप्लाई होती थी। तो ये बेनिफिट था आयरन का। इसकी वजह से जो है आयरन, ऐसा माना जाता है कि जो आयरन है उसने एग्रीकल्चर को जो है रिवोल्यूशनाइज कर दिया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है लाइफ ऑफ द पीपल इन द ऋग्वेदिक एज। तो जो दो पार्ट है हमारे अर्ली ऋग फेज या फिर ऋग्वेदिक फेज, तो उसके अंदर लोगों की लाइफ किस तरीके की थी, यानी वो पॉलिटिक्स, सोसाइटी, वुमेन की पोजीशन, या ये सब चीज़ें जो हैं पढ़ेंगे हम। जो ऋग्वेद जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है अर्ली ऋग्वेदिक एज को, हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने का। जो हाइमन्स ऋग्वेदा के अंदर मेंशन किए गए हैं उनकी मदद से गंगा और यमुना रिवर्स के बारे में लिखा गया, जिसकी वजह से हमको ये पता चलता है कि भाई जो जियोग्राफिकल लोकेशन थी ऋग्वेदिक लोगों की वो कहाँ थी, गंगा और यमुना के आस में। जो सब सिंधु है वो भी मेंशन की गई है ऋग्वेदा में, जिससे कि पता चलता है कि सब सिंधु जो है वहाँ पे भी इन लोगों की सेटलमेंट्स थी। तो अब जो लाइफ थी वो लाइफ दो पॉइंट पे डिपेंड करती है, पॉलिटी और सोसाइटी। तो पहले हम लोग लेंगे पॉलिटी को, यानी जो पॉलिटिकल लाइफ थी उस वक्त की, यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो किस तरीके का था। तो ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर जो है ग्रुप जो है वो ऑर्गेनाइज थे ट्राइब्स के अंदर। फैमिली जो है वो सबसे बेसिक यूनिट होती थी सोसाइटी की, जिसके अंदर जो सबसे एल्डेस्ट मेल मेंबर होता था वो हेड होता था फैमिली का।
फैमिलीज का जो ग्रुप है उसको मिला के जो है ग्राम या विलेज बनता था, और जो विलेज का हेड है उसको ग्रामीण, ग्रामनी या फिर विलेज हेडमैन बोलते थे। और कुछ विलेजेस को मिला के जो है क्लैन बनता था, और क्लैंस का ग्रुप जो है वो ट्राइब या जन जाना जाता था। जो जन है उसको रूल करता था राजन या किंग। जो किंग है उसकी हेल्प के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे, जैसे पुरोहित और सेनानी, जिसको कमांडर इन चीफ और पुरोहित यानी प्रीस्ट। जो दो गवर्निंग बॉडीज थी वो थी सभा और समिति, जो कि किंग को एडवाइस करने के लिए बनी गई थी। जो सभा है उसके अंदर सेलेक्टेड मेंबर्स होते थे, जबकि समिति के अंदर सारे ही मेंबर इंक्लूड होते थे जो कि किंग्स की जुरिडिक्शन में आते थे। किंग की जो है ड्यूटी होती थी कि वो अपनी जो लैंड है और ट्राइब है उसकी प्रोटेक्ट करे। जो राजा है उसको बलि भी मिलती थी, जिसको जो कि एक ट्रिब्यूट होती थी उसकी प्रजा के द्वारा उसको। नेक्स्ट जो है वो है सोसाइटी। फैमिली जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी सोसाइटी में। ओके, तो सोसाइटी के अंदर फैमिली जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर। जो सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्कल थी। पैट्रियार्कल यानी जिसके अंदर जो एल्डेस्ट मेल मेंबर जो था वही हमेशा हेड होता था। पितृसत्तात्मक बोल सकते हो आप, यानी पुरुष जो है उन्हीं की ही प्रधानता होती थी। जो ऋग्वैदिक सोसाइटी जो है वो 4 ग्रुप या वर्ण में डिवाइडेड थी। ब्राह्मणास जो कि प्रिस्टली क्लास थी, क्षत्रिय जो वॉरियर्स थे, वैश्य जो मर्चेंट और ट्रेडर का वर्क करते थे, और शूद्र जो है वो लोअर क्लास थी। ये जो डिविजन्स थी ये ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस्ड थे और रिजिड नहीं थे। इसका मतलब आप सीधा समझिए कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण का वर्क कर रहा है तो उसको जो है ब्राह्मण वर्ण में माना जाता था। जो ट्रेडर का वर्क कर रहा है तो उसको जो है वैश्य वर्ण में माना जाता था। ये कोई जन्म से आधारित नहीं था, बल्कि व्यक्ति कौन सा वर्क कर रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट था। सोसाइटी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोजीशन ऑफ वुमेन, यानी जो वुमेन जो है उनको काफ़ी रेस्पेक्ट दी जाती थी ऋग्वैदिक पीरियड में। जो वुमेन जो है वो पब्लिक मीटिंग्स के अंदर भी पार्टिसिपेट करती थी। उनको जो है एजुकेशन का राइट भी था, साथ ही साथ में उनको जो है ये भी राइट था कि वो अपना हस्बैंड जो है वो अपनी इच्छा से चुन सके। विडो रीमैरिज जो है वो भी काफ़ी कॉमन थी, और चाइल्ड मैरिजेस जो है वो इस पीरियड में नहीं होती थी। नेक्स्ट जो है सोसाइटी के अंदर वो है फूड एंड ड्रिंक। वीट, बार्ले, मेज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है वो मेन फूड आइटम्स थे ऋग्वैदिक इंडिया के अंदर। ग्रेन्स जो है उनको फ्लोर के अंदर फ्लोर में चेंज किया जाता था, यानी आटा बना दिया जाता था उनका, मिक्सड विद मिल्क और बटर, और उनको जो है ईट किया जाता था। मीट जो है वो भी ईट करते थे। सोम और सूरा जो है वो पॉपुलर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स थे, यानी मादक पदार्थ बोल सकते हैं। इंटॉक्सिकेटिंग यानी मादक पदार्थ, यानी शराब की जगह पे शराब का ही एक फॉर्म था उनके वक्त, सोम या सूरा, जिसको कि ऋग्वैदिक पीरियड जो है वो कंज्यूम करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रेस। लोग जो है वो 2 पीस गारमेंट को जो है वियर करते थे। एक को जो है वेस्ट के अराउंड रैप करते थे और दूसरा जो है वो टोर्सो को कवर करता था। लोग जो है वो ज्वेलरी भी पहनते थे। अम्यूजमेंट्स, यानी लोग जो सोसाइटी जो थी वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या करती थी, तो उसके अंदर चैरियट रेसिंग थी, गैम्बलिंग जो थी ये मेनली थे। उसके अलावा म्यूजिक जो है वो भी इंपॉर्टेंट सोर्स था एंटरटेनमेंट का। नेक्स्ट वन इज कि रिलीजन किस तरीके का था ऋग्वैदिक फेज में। ये लोग जो है प्रकृति जो फोर्सेस थी, यानी जो प्रकृति जो है हमारी नेचर जो है उसको वर्शिप करते थे। ये सेलेस्टियल बॉडीज़ के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे। गॉड्स के अंदर उनको वर्शिप करते थे इंसान अपनी अच्छाई के लिए। ये लोग जो है सन, स्काई, डॉन, विंड, फायर इन सबको जो है वर्शिप करते थे। इंद्र जो है वो रेन और थंडर का गॉड था और काफ़ी इंपॉर्टेंट था ऋग्वैदिक पीरियड में। उसके अलावा कुछ अदर जो प्रोमिनेंट गॉड और गॉडेस थे ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर, उसमें सूर्य जो थे वो सन गॉड थे, अग्नि द फायर गॉड, वरुणा द वाटर गॉड, एंड पृथ्वी द अर्थ गॉड, एंड उषा द मॉर्निंग गॉडेस। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट गॉड थे उस वक्त के भगवान थे जिनकी पूजा करते थे ऋग्वैदिक लोग। ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है टेम्पल स्ट्रक्चर का या आइडल्स का ऋग्वैदिक पीरियड से। लोग जो हैं वो गॉड के पास में, लोग जो है ऐसा मानते थे कि भाई भगवान की पूजा करनी चाहिए ताकि उनकी जो है दुआ मिल सके हमारे को। सेक्रीफाइस जो है वो कॉमन रिचुअल था ऋग्वैदिक पीरियड में। हाइमन जो है वो यानी गीत जो है वो गाए जाते थे भगवान की पूजा के लिए। उनकी ऑफरिंग्स जो है वो भी दी जाती थी। वो जो है मिल्क, घी, कैटल और एनिमल सेक्रीफाइस हर एक फॉर्म में होती थी। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारी ऋग्वैदिक फेज की, हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हमारे, सोसाइटी और पॉलिटी। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक लाइफ, यानी इकोनॉमिकली किस तरीके की लाइफ जो है वो ऋग्वैदिक पीरियड के लोग जीते थे। तो जो इकोनॉमी थी वो पेस्टोरल थी। ऋग्वैदिक पीरियड में एनिमल्स को जो है डोमेस्टिकेट किया जाता था, जिसमें काऊ, गोट, शीप, बफेलो जो हैं इंपॉर्टेंट। काऊ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स था, उसको जो है वेल्थ के रूप में कंसिडर करते थे, यानी
गाय जो है वो पवित्र पशु भी था, और जिसके पास में जितनी गायें होती थी उसको उतना ही धनी काउंट किया जाता था। एग्रीकल्चर जो है वो प्रैक्टिस करते थे ये लोग ऋग्वैदिक पीरियड में, और जो वुडन प्लो है कल्टीवेट, उसकी मदद से जो है फूड कल्टीवेशन किया जाता था। जो अदर ऑक्यूपेशन थे ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर, उसमें पॉटरी मेकिंग, स्पिनिंग, वीविंग, कारपेंट्री और मेटल वर्क होता था। पॉटरी तो यानी मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी से बर्तन बनाना। स्पिनिंग के अंदर जो धागा जो होता है कॉटन, उस कॉटन को धागे में कन्वर्ट करना, और वीविंग यानी उस धागे से कपड़े बुनना। तो ये जो है 4 पॉइंट थे हमारे, पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी। नेक्स्ट अब जो हम लोग लेंगे वो लेंगे हम लाइफ ऑफ द पीपल इन द लेटर वैदिक एज। तो अब तक तो हमने पढ़ा ऋग्वैदिक फेज या फिर अर्ली वैदिक फेज, अब हम लोग पढ़ेंगे लेटर वैदिक फेज। इसके अंदर भी हम लोग सेम वही पॉलिटिकल लाइफ, सोसाइटी, इकोनॉमी जो टॉपिक है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि भाई क्या चेंजेस आए थे। मेनली जो है इनको 2 पार्ट में डिवाइड करने का मकसद वो ये है कि कौन कौन से चेंजेस हुए थे अर्ली वैदिक फेज और लेटर वैदिक फेज के अंदर। तो जो ट्रांजिशन था अर्ली वैदिक फेज से जो ऋग्वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड जो था उसके अंदर कई सारे चेंजेस हुए सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, पॉलिटिकल लाइफ के अंदर। इन सब के बारे में जानकारी मिलती है हमारे को सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से, और उसके अलावा जो भी और दूसरे जो टेक्स्ट थे जैसे ब्राह्मणास, उपनिषद और आर्यंकास जो उस वक्त लिखे गए थे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। जो ट्राइबल सेटिंग थी ऋग्वैदिक एज की वो धीरे धीरे जो है समाप्त हो गई, और उसकी जगह एक कॉम्प्लेक्स सेटलिंग हो गई, यानी अब जो है वो किंगडम्स और इसके अंदर कन्वर्ट हो गया। पहले जो जन या राजन जो है कि स्मॉल कम्युनिटी वाला सिस्टम था वो अब इंक्रीज हो गया कि इसमें कन्वर्ट हो गया था किंगडम्स में। जो लेटर वैदिक एज था इसके अंदर जो क्षत्रिय जो है वो सबसे पावरफुल क्लास बन गए थे। जो किंग्स की पोजीशन थी वो सुप्रीम और हेरिडेटरी हो गई, यानी अब जो है ये वंशानुगत, हेरिडेटरी यानी वंशानुगत होता है, यानी पिता से बेटे को इस तरीके से ट्रांसफ़र होती थी। जो किंग है उसकी पावर एब्सोल्यूट होती थी, यानी जो राजा है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। वो आर्मी का इंचार्ज होता था और साथ में चीफ जस्टिस भी होता था। किंग जो है वो कई सारे टाइटल्स को जो है एलोब्रेट करता था, जैसे महाराजा, धीराज, विराट और सम्राट। अपनी पावर को, अपने किंगडम को जो है मजबूत करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो किंग है वो कई सारी यज्ञ जो है वो भी परफॉर्म करता था, जिसके अंदर 3 मेन यज्ञ थे, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। जो यज्ञ जो है हर एक यज्ञ, ये तीनों यज्ञ ये एक स्पेसिफिक एजेंडे के लिए ही परफॉर्म किए जाते थे। जो अश्वमेध यज्ञ है ये बाउंड्रीज जो है किंगडम की उसको एक्सपेंड करने के लिए परफॉर्म होते थे, जिसके अंदर एक हॉर्स जो है उसको लूज़ कर दिया जाता था। वो जिस भी टेरिटरीज में घूमता था, अगर वो राजा जो है वो फाइट करना चाहता था तो उसको जो है उस हॉर्स को या तो कवर करना, रोक लेना होता था, और अगर वो वहाँ से हॉर्स बिना पकड़े चला जाता तो वो किंगडम जो है उस राजा के अंडर आता था जिसने जो है अश्वमेध यज्ञ किया गया। जो राजसूय यज्ञ है ये सुप्रीम पावर के लिए किया जाता था किंग के द्वारा, और जो वाजपेयी यज्ञ उसके अंदर एक चैरिट रेस होती थी, जिसके अंदर एक सेक्रीफिशियल हॉर्स जो है उसको जो है छोड़ देता था, या फिर किंग जो है वो विन होता था। किंग जो है उसके अलावा अपना किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए फाइट भी करते थे, दूसरे वॉर्स के अंदर भी जाते थे। अश्वमेध यज्ञ जो है इसके बारे में अगर आप अभी देखो तो करंटली जो रामायण है अगर आपने देखी हो तो रामायण के अंदर राम जी जो हैं वो भी अश्वमेध यज्ञ करते हैं, वो भी एक हॉर्स को छोड़ते हैं, उनके साथ भी सेना जाती है, उस हॉर्स के साथ में अगर कोई राजा उसको रोकता है तो वो युद्ध को चुनौती देता है। दैट इज़ द थिंग। नेक्स्ट है हमारा सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जो फैमिली जो है वो लेटर वैदिक फेज में भी सबसे बेसिक यूनिट थी सोसाइटी की, जहाँ पे कि एल्डेस्ट मेल मेंबर जो है वो हेड होता था। जो डिवीज़न था सोसाइटी का वो वर्णास का जो है अब वो काफ़ी रिजिड हो गया। पहले जो है वो सिर्फ और सिर्फ कर्म पे आधारित था, बल्कि अब ये जो है लेटर वैदिक फेज में हेरिडेटरी हो गया, यानी जन्म से आधारित हो गया। पीपल जो है वो अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से अपनी कास्ट जो है वो चेंज नहीं कर सकते थे। जो 4 वर्ण है वो वही सेम थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन ब्राह्मण और जो क्षत्रिय हैं वो काफ़ी पावरफुल थे। वैश्य जो है उनको उतनी रेस्पेक्ट नहीं मिलती थी जितनी ब्राह्मणास और क्षत्रियास को मिलती थी, लेकिन उनकी सोसाइटी में काफ़ी अच्छी पोजीशन थी। और क्षत्रिय और उनके पास में इकोनॉमिकली भी काफ़ी एफर्ट था, इकोनॉमिकली भी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोग थे, ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ फॉर्म कर ली थी उन्होंने। इन चारों वर्णों में से जो शूद्र जो थे उनकी कंडीशन सबसे वर्स्ट थी, और वो टाइम के पासेज के साथ में डिक्लाइन होती गई। जो लिटरेरी टेक्स्ट लेटर वैदिक पीरियड के उसके अंदर वर्णाश्रम का भी दे रखा है, जिसके अंदर डिवीजन ऑफ लाइफ है। वर्णाश्रम यानी जो लाइफ है उसको 4 फेजेज में डिवाइड कर रखा था, जिसके अंदर ब्रह्मचारी जो है वो स्टूडेंट लाइफ होती थी, गृहस्थ जो है
वो हाउस होल्डर होता था, और वानप्रस्थ जो है उसमें हर्मिट फेज था, और लास्ट फेज जो था वो था संन्यास, जिसके अंदर आदमी जो है वो दुनिया से पूरी तरह कट के जो सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए जो है वर्क करता था। ब्रह्मचारी जो है वो फर्स्ट फेज होता था, जिसके अंदर एक आदमी को जो है अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना होता था और एक स्पिरिचुअल नॉलेज जो है उसको अटेन करना होता था। सेकंड फेज के अंदर जो है उसको शादी करके जो है एक फैमिली जो है फैमिली लाइफ जो है वो जीनी होती थी, उसको गृहस्थ बोलते थे। थर्ड फेज जो है वो वानप्रस्थ था, जिसके अंदर वो अपने सारे बंधन जो है उसको ब्रेक करके अपने सगे संबंधियों से और मेडिटेट करता था। जो फोर्थ जो थी लास्ट संन्यास, वो डेथ तक चलती थी, जिसके अंदर व्यक्ति जो है वो सारे के सारे वर्ल्डली कंफर्ट और प्लेजर्स को जो है त्याग देता था और एक सन्यासी की भांति जंगलों में रहता था। ऐसा माना जाता है कि भाई ये लोग जो है सेल्वेशन यानी जो सन्यास जो है ये चीज़ जो है किस तरफ ले जाएगी, हमारे को सेल्वेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति करवाएगी। एजुकेशन जो है वो गुरुकुल सिस्टम के द्वारा दी जाती थी। गुरुकुल सिस्टम के अंदर जो शिष्य और स्टूडेंट जो है वो गुरु के साथ में ही रहता था। इन ल्यू ऑफ नॉलेज जो स्टूडेंट जो है वो कई सारे हाउस होल्ड टास्क जो है उनको परफॉर्म करते थे, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, कलेक्टिंग फायरवुड और टेंडिंग टू किल कैटल, यानी वो जानवरों का वो पालना, दूध निकालना, जंगल से लकड़ी लाना, साफ सफाई करना, ये सारे काम जो है वो शिष्य करता था गुरु के यहाँ गुरुकुल में रह के। जो गुरु है उसको शिष्य के द्वारा कोई फीस नहीं जाती थी। लेकिन जो गुरु शिष्य जो है वो गुरु को जो है दक्षिणा देता था अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद में। जो वुमेन जो थी उनको गुरुकुल में नहीं भेजा जाता था, और उनकी जो पोजीशन है वो लेटर वैदिक फेज में थोड़ी डिक्लाइन हो गई, यानी पहले के मुकाबले कमज़ोर हो गई। पहले जो महिलाएं थी अर्ली वैदिक फेज में उनको पब्लिक मीटिंग्स के लिए, एजुकेशन के लिए काफ़ी सारे राइट्स थे। यहाँ पे जो है उनकी पोजीशन में थोड़ा डिक्लाइनेशन आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोसाइटी के अंदर रिलीजन। रिलीजन जो है उसके अंदर भी बहुत सारे चेंज हुए लेटर वैदिक फेज में। जो लेटर वैदिक फेज जो उसके अंदर गॉड और गॉडेस जो हैं जो कि ऋग वैदिक फेज में थे उनका इंपॉर्टेंस जो है वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया था, और लेटर वैदिक फेज के अंदर जो त्रिनेत्र जो है या फिर त्रिदेव जिनको बोला जाता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनकी जो है ज़्यादा पूजा की जाने लगी। जो रिचुअल्स जो हैं वो काफ़ी कष्ट कॉम्प्लेक्स हो चुके थे। ब्राह्मण जो है उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंस गेन कर लिया था रिचुअल्स और यज्ञ को परफॉर्म करने के लिए। अब जो है वो भगवान को ऑफरिंग के लिए गोल्ड, क्लॉथ, कैटल इनको जो है दिया जाता था, जिनको कि एक सिंबल ऑफ वेल्थ भी कंसिडर किया जाता था। कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा, सोल, कर्मा, एक्शन एंड मोक्ष जो है वो भी लेटर वैदिक पीरियड के अंदर ही ओरिजिनेट हुए थे। लोग जो हैं वो बिलीव करते थे कि भाई जो अच्छे काम जो है वो इनकी जो आफ्टर लाइफ जो है यानी जो पुनर्जन्म जो है उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे, अच्छा काम होगा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। और उसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं अच्छे काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी करते थे। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमी, यानी जो लेटर वैदिक फेज था इसके अंदर इकोनॉमी किस तरीके की थी। जो लेटर वैदिक फेज की इकोनॉमी थी वो एग्रीरियन नेचर में थी, यानी मेनली ये लोग भी एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थे। जो आयरन का जो डिस्कवरी था उसने रिवोल्यूनाइज कर दिया लेटर वैदिक फेज के अंदर। जो एग्रीकल्चरल टूल्स जो हैं वो अब आयरन के मेड थे, और आयरन टूल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते थे फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए, जिसकी वजह से कल्टीवेशन जो है वो काफ़ी ईजी हो गया था। केटल जो है वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स अब भी बने हुए थे और उनको वेल्थ का सिंबल माना जाता था। केटल जो है उनको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में भी यूज़ करते थे। मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन एंड ब्रॉन्ज ये भी यूज़ होते थे। और आयरन स्मेल्टिंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री बन चुकी थी। आयरन और इसके अलॉयज जो है उन्होंने बाकी सारे टूल्स को जो है रिप्लेस कर दिया था टूल बनाने के लिए। लेटर वैदिक एज जो है उसके अंदर जो स्पेशलाइजेशन थी वो इंडस्ट्रीज और ऑक्यूपेशन की थी। डाइंग इंडस्ट्री, ज्वेलरी, बो मेकिंग, रॉप मेकिंग, ग्लास इंडस्ट्रीज ये काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश हुई इस पीरियड के अंदर। पॉटरी, चैरियट मेकिंग, कारपेंट्री ये भी मेजर ऑक्यूपेशंस के अंदर चेंज हो गए थे लेटर वैदिक पीरियड में। तो लेटर वैदिक पीरियड की जो इकोनॉमी थी वो अब सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर बेस नहीं होगी। एग्रीकल्चर के साथ साथ में इन लोगों ने कई सारी इंडस्ट्रीज जो हैं उनको भी डेवलप किया। उसके अलावा जो पॉटरी, चैरियट मेकिंग, कारपेंट्री ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज ऑक्यूपेशन में चेंज हो गए। जो लेटर वैदिक फेज है उसके अंदर जो यूनिट एक्सचेंज जो थी उसके अंदर भी डेवलपमेंट हुआ। निष्क जो है वो गोल्ड और सिल्वर कॉइन होता था जिसको कि यूनिट ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज़ करते थे। जो प्रॉक्सिमिटी थी रिवर्स के पास में होने की वजह से
ट्रेड और कॉमर्स जो है उसके अंदर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। जो सेकेंड हाफ था लेटर वैदिक पीरियड का, उसके अंदर बहुत सारी ट्रेड गिल्ड जो हैं वो भी बनी और उन्होंने जो ट्रेड है उसको रेगुलराइज किया। नेक्स्ट है हमारा मेगालिथिक बरियल्स। जो मेगालिथिक का मतलब होता है लार्ज, और मेगालिथिक बरियल्स का मतलब होता है कि भाई किसी की जो ग्रेव है उसके चारों तरफ बहुत बड़ी समाधि बनाना या पत्थरों से बड़ा सा मकबरा बनाना, उसको बोला जाता था मेगालिथिक बरियल्स। कुछ मेगालिथिक बरियल्स जो साइट इंडिया में वो ये दिखा रखी हैं। जो बरियल जो है ये अंडरग्राउंड होते थे और मेगालिथ जो है वो सरफेस के ऊपर मार्क किया जाता था बरियल साइट के रूप में। बहुत सारी लार्ज नंबर में मेगालिथिक बरियल जो है वो डेक्कन रीजन के अंदर मिली है। जो मेगालिथिक बरियल जो है वो हमारे को मिली नागपुर, मास्की, नागार्जुन कोंडा आदि चंगलूर, और उसके अलावा कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी हमको मिली है। ये बरियल जो है ये डिफरेंट शेप और साइज़ के अंदर होती थी, और डिफरेंस जो है वो डिफरेंस रिफ्लेक्ट करता है हायरेसी को, यानी जो जितना ऊंचा पद पे होता था या जितना ऊंचा व्यक्ति होता था उसकी जो है उतनी ही बड़ी साइज़ की बरियल होती थी। तो ये चीज़ जो बरियल टेक्निक्स जो है वो भी वेरी करती है। कुछ मेगालिथिक जो बरियल है उसके अंदर बोन्स ऑफ डेड वर कलेक्टेड इन अर्न, यानी पहले तो उस व्यक्ति को जला दिया गया और उसकी जो राख और हड्डियाँ थी उनको जो है एक मटके के अंदर एकत्र करके उसको जो है गाड़ा गया है। कुछ ग्रेव्स के अंदर जो है कुछ ग्रेव्स को जो है चारों तरफ से पत्थरों से सर्किल बना के भी रखा गया है, और उन कई ग्रेव्स के अंदर जो है पोट्री, क्लॉथ, ज्वेलरी, वेपन्स और दूसरे आइटम्स भी गाड़े गए हैं, जिससे कि ऐसा लगता है कि भाई ये लोग बिलीव करते थे कि जो डिकीज़ है वो इनको अपने साथ में ले जा सकता था आफ्टर लाइफ में। तो ये जो है इस तरीके की थी मेगालिथिक बरियल्स। केस स्टडी के अंदर है हमारे पास में इनाम गांव। इनाम गांव जो है वो एक लार्जेस्ट कैलकोलिथिक सेटलमेंट था जो कि गोड रिवर है महाराष्ट्र में उसके पास में था। ये सेटलमेंट जो है वो लगभग 900 ईयर्स तक लास्टेड था। पीपल जो है वो मेनली फार्मर्स थे। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने 134 मड हाउसेस के रिमेन्स ढूंढ के निकाले हैं इनाम गांव से। जो वॉल्स हैं इन मकानों की वो मड और ब्रांचेस ऑफ ट्रीज से बनी हुई है। मोस्ट ऑफ जो हाउस है वो रेक्टेंगुलर हैं, जिनके अंदर एक या दो कमरे हैं। एक मकान जो है उसके अंदर 5 रूम है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो है हाउस ऑफ द रूलिंग हेड, यानी जो हेड होगा उस गांव का उसका होगा। ओवल शेप्ड पिट हाउस जो है वो भी मिले हैं कुछ मकानों के अंदर से। ये जो पिट हैं वो कुकिंग और स्टोरिंग फूड्स के लिए यूज़ होते थे। उसके अलावा जो इनाम गांव से यहाँ से कुछ टूल्स में जैसे ट्रिल्स, फिश हुक्स और एरोड्स भी मिले हैं। ऑर्नामेंट्स के अंदर बैंगल्स, बीड्स, एंकलेट्स मिले हैं। मेड ऑफ कॉपर जो है कॉपर के बने हुए भी मिले हैं कई सारे सामान, एंकलेट्स। और ये स्टोन टूल्स जो हैं उसके अंदर ब्लेड्स और माइक्रोलिथ्स मिले हैं। स्टोन टूल्स जो हैं वो ट्रीज़ को चॉप करने के लिए, मीट को पाउंड करने के लिए, और स्किन है एनिमल्स की उसको रिमूव करने के लिए यूज़ होते थे। आर्कियोलॉजिकल से उन्होंने बहुत सारे टेराकोटा फिगरीन्स और टॉयस भी ढूंढ के निकाले हैं। जो मोस्ट कॉमन एनिमल फिगरीन जो है वो है बुल। ऐसा माना जाता है कि लोग जो है वो बुल को वर्शिप करते थे। कुछ फीमेल फिगरीन्स भी मिले हैं। व्हील मेड और फायर बैग पोट्री जो है वो भी मिली है। जितने भी मोस्ट पोट्स हैं वो रेड हैं विद सिंपल ब्लैक डिज़ाइंस ऑन दैम। क्रॉप्स के अंदर मेनली वीट, बार्ले, लेंटिन्स, पीस, ग्राम्स एंड बीन्स जो है वो उगाई जाती थी। और ये एनिमल्स के अंदर जो है कैटल, शीप, गोट्स, डॉग्स एंड पिग्स जो है उनको डोमेस्टिकेट करते थे। ये सारी जानकारी मिलती है हमारे को वहाँ से मिले हुए रिमेन से। जो एनिमल बोन्स मिली है उनसे भी जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से जो है ये चैप्टर फिनिश होता है हमारा, जिसके अंदर हमने पढ़ा था लेटर वैदिक फेज, ऋग्वैदिक फेज, दोनों के अंदर सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटिकल लाइफ जो है वो किस तरीके की, क्या डिफरेंसेस है उनके अंदर। तो चैप्टर फिनिश है। थैंक यू। अगर कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी।